नमस्कार अंश बाई स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अब बुढ़ापा लाचारी नहीं। हेलो माँ, कैसी है आप? आकाश ने फोन पर पूछा तो विमला जी, जो बहुत समय से अपने बेटे की आवाज तक सुनने को तरस गई थी, मारे खुशी की कप कपटी आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, बहुत समय बाद फोन किया, आज माँ की याद कैसे आ गई? तभी आकाश ने कहा, वो माँ, बात ऐसी है कि काम की व्यस्तता के कारण मैं तो आपसे मिलने नहीं आ सकता, और पिताजी के जान के बाद आप भी तो बहुत अकेली हो गई होगी, इसलिए आपकी बहू और मैं चाहते थे कि अब आप हमारे साथ ही रहे। अपने बेटे के मुंह से अपने लिए चिंता भरे शब्द सुनकर बरसों से अपने बेटे से दूर रही विमला जी की आंखें भर आई। वर्षों बाद आज उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनका अपना भी कोई इस दुनिया में है। बेटे मन को विमला जी ने तुरंत खुशी खुशी हाँ कर दी। फिर आकाश ने कहा, माँ, एक सप्ताह बाद का टिकट कर देता हूँ, आप आ जाएगा? अच्छा माँ, एक काम कीजिएगा, आप किसी अच्छे से प्रॉपर्टी डॉलर से बात करके अपने गांव वाले मकान और अचार की फैक्ट्री को बेच दीजिए और उन पैसों को अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिए, जिससे पहले की विमला जी को करण पूछती उनके बेटे आकाश ने कहा, माँ, बात ऐसी है कि मैंने यहाँ लोन पर अपना एक फ्लैट खरीदा है और उसे लोन को चुकाने के लिए मुझे पैसों की बहुत जरूर है, इसलिए आप जल्दी से सब कुछ बेचकर मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। बेटे की बात सुनकर विमला जी बोली, बेटा, अगर तुम कहते हो तो मैं मकान बेच देती हूँ, इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि तुम्हारा लोन उतर जाए, लेकिन फैक्ट्री को मैं नहीं बेच सकती। अचार की फैक्ट्री से बहुत सी औरतें को रोजगार मिला हुआ है, फैक्ट्री ना बेचे। की बात सुनकर आकाश का मुंह बन गया, लेकिन थोड़ी देर कुछ सोचकर बोला, ठीक है माँ, लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा। ऐसा कहकर आकाश ने फोन रख दिया। आज पूरे 8 महीने के बाद विमला जी के बेटे आकाश ने उन्हें फोन किया था। काफी समय से विमला जी गुमसुम सी रहती थी, लेकिन आज जब उनके बेटे का फोन आया तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन फोन उठाते ही उनके बेटे ने जो कहा वो सब सुनकर वह फिर से उदास हो गई। अभी तक जो चेहरे पर अपने बेटे के फोन आने की खुशी थी, वो खुशी ना जाने कहाँ गायब हो गई। सब कुछ हो गया, परंतु उनके माँ को यह तसल्ली हुई कि अब उन्हें अपने बेटे बहू और के रहने को मिलेगा, जिसके लिए वह बरसों से तरस रही थी। इसलिए अपने बेटे के कहने पर वे अपना खुद का मकान बेचे को राजी हो गई। देखा जाए तो विमला जी गांव के लोगों के लिए किसी प्रेरणा से काम नहीं थी। वर्षों पहले एक भयानक एक्सीडेंट में उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उसे समय विमला जी के पास कुछ जमीन थी जो उनके ससुर जी ने उनके नाम पर कर दी थी, जिनके सहारे उनका अच्छा गुजर होने लगा था। परंतु अपने बेटे आकाश की ऊंची शिक्षा का खर्च निकालना, धीरे धीरे उन्होंने सारी जमीनें बेच दी, लेकिन फिर घर का खर्च चलाना मुश्किल और इसके लिए उन्होंने अचार बनाकर बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके अचार के काम का इतना विस्तार हो गया कि उन्होंने 2 करोड़ की एक फैक्ट्री भी डाल दी। उनकी फैक्ट्री में गांव की बहुत सी औरतें को रोजगार मिला हुआ था। वे औरतें भी कुछ पैसे कमाकर आत्मनिर्भर बन गई। विमला जी का बेटा दिल्ली में रहता है, जो पिछले कई वर्षों से घर नहीं आया। दिल्ली में ही रहते हुए उसने एक मॉडर्न लड़की से भी शादी कर ली। उनका 8 साल का एक बेटा भी है। अंतिम बार आकाश अपनी माँ के पास उसी समय आया था जब उसने नई नई शादी की थी, परंतु की मॉडर्न पत्नी रिया को गांव का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए 3 ही दोनों में वे लोग चलते बने और उसके बाद कभी गांव नहीं आए। गांव वाले अक्सर आपस में बातें किया करते कि विमला का बेटा बड़ा ही धोखेबाज है, उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। क्या भला कोई बेटा अपनी माँ से इतने वर्षों तक दूर रह सकता है? ऐसी बातें सुनकर विमला जी अक्सर परेशान होकर अपना धीरज को देती थी और फूट फूट कर रोने लगती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनके बेटे के में कोई भी बुरा भला कहे। कोई भी व्यक्ति जब उनके बेटे के बारे में पूछता, हमेशा कहती कि अपने बेटे से उनकी रोज रात को बात होती है, एक दिन भी बात ना हो तो उनका बेटा परेशान हो जाता है। हालांकि ये बात किसी से भी छुपी नहीं थी कि उनका बेटा उनसे रोज फोन पर बात करना तो दूर, उनसे कभी हलचल पूछने के लिए भी फोन नहीं करता। ये तो विमला जी जो अपने बेटे से बात करने के लिए अक्सर फोन लगा देती थी, परंतु 8 महीने से तो उनके बेटे ने उनका फोन उठाना ही बंद कर दिया था। वह अपनी ही दुनिया में खुश था, लेकिन विमला जी ने अपने
से कभी कोई शिकायत नहीं की। आखिर माँ जो ठहरी, परंतु आज जब विमला जी के ने उन्हें अपने पास आकर रहने को कहा तो यह सुनकर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वह तुरंत जाकर गांव के सरपंच से मिलती है, से सारी बात का सुनती है और कहती है, सरपंच जी, मेरा बेटा आकाश मुझे अपने पास रहने के लिए बुला रहा है। उसे कुछ पैसों की जरूर है, इसलिए मैं अपने इस घर को बेचना चाहती हूँ। यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर खरीदना चाहता है तो कृपया मुझे बताएं। इस घर को उचित दाम पर बेचने के बाद मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी। तभी सरपंच ने कहा, अरे विमला, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक तो बताइए, आप जब अपने बेटे के पास चली जाएगी तो आपका कारोबार संभालेगा कौन? गांव की बहुत सी महिलाओं का खर्चा पानी तो आपकी अचार की फैक्ट्री से ही निकलता है। आप चली जाएगी तो जितने भी महिलाएं आपकी अचार की फैक्ट्री पर आश्रित है, उनका क्या होगा? अचार तो केवल आपके हाथों का बनाया हुआ ही लाजवाब होता है। आपके जाने से उसे अचार की गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी। यह बात सुनकर विमला जी ने कहा, सरपंच जी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। सरपंच से बात करके विमला जी जल्दी ही घर के पास में बनी अपनी अचार की फैक्ट्री में आ जाती है और सभी महिलाओं को बुलाकर अपने जाने का समाचार सुनती है और अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली सबसे अनुभवी महिला किरण को अपनी फैक्ट्री की जिम्मेदारी सौंपते हुए अपने हाथ का बना वो स्पेशल मसाला भी दे देती है, जिसे वे खुद बनाया करती थी, जिसे डालने से अचार का स्वाद इतना बढ़ जाता था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। और मसाला उन्हें देते हुए कहती है, इस मसाले को सही मात्रा में डालना, मेरी गैर हाजिरी में यह हम रुकना नहीं चाहिए, समय पर आकर मैं काम देखते रहूंगी। सब समझने के बाद विमला जी अपने बेटे के घर ले जाने के लिए कुछ मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करने लगी। अपनी बेटे की फेवरेट बर्फी और देसी घी को तैयार करके पैक कर लेती हैं और साथ ले जाने के लिए कुछ अचार भी उठा लेती हैं। उनके जाने की पूरी तैयारी हो जाती है। एक तरफ तो उनके मन में अपने बेटे के पास रहने की खुशी है, परंतु दूसरी तरफ गांव को छोड़कर जान के बड़े सोच कर उनका मन भारी हो उड़ता है। अपने बेटे के पास शहर जाते समय विमला जी को सभी गांव वाले ट्रेन में छोड़ने के लिए जाते हैं। ट्रेन की खिड़की से उन्होंने अपने गाँव के सभी लोगों को अलविदा कहा और ट्रेन चल पड़ी और दिल्ली स्टेशन पर जा पहुंची। स्टेशन पर उतारकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपने बेटे को फोन लगाया। जैसे ही आकाश ने फोन उठाया, विमला जी ने तुरंत कहा, बेटा आकाश, मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी हूं, परंतु तुम मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे, जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत थक गई हूं। अपनी माँ की बात सुनकर आकाश ने कहा, माँ थोड़ी देर इंतजार करो, मैं कुछ ही समय में पहुँचता हूँ। आकाश अपनी पत्नी रिया के साथ उसे समय एक पार्टी में जाना था। जैसे ही आने लगा तो इस समय उसकी पत्नी ने कहा, मेरी सहेली की एंगेजमेंट पार्टी से इतनी जल्दी हम वापस चले भी तो आएंगे, मांझी को थोड़ी डर में ले आना। उधर विमला जी इंतजार करते करते थककर चर हो गई, लेकिन आकाश का कुछ अतापता नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर से फोन लगाया, लेकिन आकाश ने फोन उठाकर कहा, माँ मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, आप खुद ही ऑटो करके घर पहुँच जाइए। ऐसा कहते हुए आकाश ने फोन काट दिया। बेटे का स्पष्ट सा जवाब सुनकर विमला जी के चेहरे पर थकान के साथ साथ निराशा के भाव भी आ गए। बच्चों से मिलने की उत्सुकता वही की वही धारी रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचूंगी तो मेरे बच्चे मुझे लेने आ जाएंगे और दौड़कर मुझे गले मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो अब मैं कहाँ भटकूं, ना जाने कैसे उसके घर तक पहुँचूं। यह सोचकर वह घबराने लगी और फिर हिम्मत करके तेजी से आगे बढ़कर ऑटो तक पहुँची। ऑटो वाले से दिए गए पाते पर ले जान को कहा तो ऑटो वाले ने कहा, माँ जी मैं आपको छोड़ देता हूँ। विमला जी जल्दी से ऑटो में बैठकर अपने बेटे के घर की तरफ रवाना हो गई। करीब आधे घंटे के बाद वो आकाश के फ्लैट तक पहुंच गई, लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। आकाश बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर राहत था और उसी दिन लिफ्ट भी बंद पड़ी थी, शायद किसी तकनीकी खराबी के कारण अटक गई थी। विमला जी का सामान भी बहुत ज्यादा था, जिसे लेकर 4th फ्लोर तक जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तभी ऑटो वाले को उन पर दया आ गई और बोला, मांझी आपका सामान मैं ऊपर तक चढ़ा देता हूँ। ऑटो ड्राइवर ने तुरंत सर पर सामान 4th फ्लोर तक पहुंच दिया। विमला जी ने उसे खूब आशीर्वाद दिए और डोर बेल
जाई अब तक उनके बेटा बहू भी घर पर आ चुके थे। विमला जी के बेटे आकाश ने दरवाजा खोला तो इतने समय बाद अपने बेटे को देखते ही उनके चेहरे पर खुशी भारी चमक आ गई। इससे पहले कि वे कुछ बोलती जोर जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी। विमला जी जोर जोर से चिल्लाने लगी और हड़बड़ाकर दरवाजे से बाहर निकाल आई। ये क्या आकाश, तुमने घर में कुत्ता पाला हुआ है? तभी पीछे से विमला जी का पोता नेराज आया और बोला, दादी माँ, एक कुत्ता नहीं, हमारे घर में दो कुत्ते हैं। विमला जी और भी ज्यादा घबरा गई क्योंकि उन्हें कुत्तों से बहुत लगता था। इस समय आकाश बोला, माँ घबराओ मत, यह दोनों आपको कुछ नहीं कहेंगे। बेटा, तुम्हें पता है मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है। बहुत वर्षों पहले मुझे एक कुत्ते ने काटा था, तब मुझे बहुत से इंजेक्शन लगवाने पड़े थे ना बाबा, मैं तो यहाँ नहीं सकती, मैं तो आज ही अपने घर वापस चली जाऊंगी। इतनी बात सुनकर उनके बहू कमरे से बाहर निकली और कुत्तों को रस्सी से बांधते हुए बोली, माँ जी, ये कुत्ते आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आप बेझिझक अंदर आइए, थोड़े दिनों में ही आपके साथ इतने गुल मिल जाएंगे कि आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए वो विमला जी को अंदर लेकर आए और सोफे पर आराम से बिठाकर पानी पिलाया। इतने वर्षों बाद अपने बेटे और बहू का चेहरा देखकर विमला जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो तो उनकी बान ही लेती जा रही थी, लेकिन विमला जी ने महसूस किया कि उनके बेटे को उनसे मिलकर कुछ ज्यादा खुशी महसूस नहीं हो रही थी होगी, उल्टा उसका तो मुंह बना हुआ था। लेकिन विमला जी ने इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए अपने चेहरे पर खुशी के भाव बनाए रखे। लेकिन आकाश को अपनी माँ से कोई सरोकार नहीं। विमला जी गांव से बनाकर लाई हुई सारी चीज अपनी बहू को देने लगी और सब कुछ देने के बाद अचार का डिब्बा निकालकर मेज पर रख दिया। जैसे ही अचार का डिब्बा निकाला, आकाश पोखरा उठा और झुंझलाते हुए बोला, आप यहाँ भी अचार ले आई? क्या आपको नहीं मालूम कि मुझे अचार की खुशबू जरा भी पसंद नहीं है? मुझे अचार की महक तक नहीं चाहिए। अपने घर में ले जाइए और जाकर इसे बाहर फेंक दीजिए। अमित के इतना खाने पर विमला जी ने तुरंत अचार की डिब्बे को वहाँ से उठा लिया और वापस अपने बैग में रख दिया। अभी घर पहुँचे उन्हें 1 घंटे भी नहीं बीते थे कि उनकी बहू रिया उन्हें पूरा घर दिखाने लगी और सारी जगह दिखाने के बाद उन्हें रसोई घर में ले आई और बोली, मांझी, यह हमारा रसोई घर है। सारा राशन रसोई घर में नीचे की अलमारी में रखा है और कुत्तों के खाने पीने का सामान अलग से बने इस डोर में रखा हुआ है। ऐसा कहते हुए एक एक करके बारीकी से सारे सामान के बड़े में बताने लगी कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। विमला जी ये सोचकर हैरान थी कि उनकी बहू आते ही यह सारी बातें उन्हें क्यों समझा रही है, कौन सी चीज कहाँ राखी है, यह सब बातें क्यों बता रही है। बात वह समझ नहीं रही थी। इतने में उनका पोता नीरज बोला, दादी, या आपको मालूम है कि हम 2 महीने की छुट्टियां के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, हम वहाँ पर खूब मस्ती करेंगे। यह बात सुनकर विमला जी भोज के निगाहें से अपने बेटे बहू की तरफ देखने लगी। तभी उनका पोता नीरज फिर से बोला, अरे दादी, आपको नहीं पता था क्या? तभी तो पापा मम्मी ने फोन करके आपको यहीं पर बुला लिया है ताकि हमारे जाने के बाद कुत्तों का ध्यान रखा जा सके और घर की देखभाल किया जा सके। यह सब बात सुनकर विमला जी के पैरों ताली जमीन ही खिसक गई थी। उनके आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा क्योंकि अब तक तो वह यही सोच रही थी कि उनके बेटे बहू को उनकी बहुत चिंता है, यही कारण उन लोगों ने उन्हें यहाँ बुलाया है। वो कुत्तों से बहुत दूर रहती थी और अब तो उन्हें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। यह बात सोचकर विमला जी ने कहा, बेटा, तुम तो जानते हो कि मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है, फिर भी तुम मुझे यहाँ अकेला इन कुत्तों के साथ छोड़ कर जा रहे हो, मुझसे नहीं हो पाएगा यह सब काम। तभी आकाश ने अपनी माँ को समझते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? यह कुत्ते बस 2-4 दिन ही आपको परेशान करेंगे, उसके बाद तो इन दोनों से आपकी दोस्ती हो जाएगी। ऐसा कहते हुए आकाश अपने कमरे में चला गया। उधर बेचारी विमला जी ने तो यह सोचा था कि वो अपने बेटे बहू के साथ हंसी खुशी रहेगी, लेकिन यहाँ तो बेटे बहू ने उन्हें अपने घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। तभी उनकी बहू रिया बोली, माँ जी, आप यहाँ अकेली नहीं रहेगी, कामवाली बाई तो रोज आएगी, वो आपकी हर काम में मदद कर देगी। खैर, जब रात बीती और सुबह हो गई तो बेटा बहू अपने बेटे को साथ लेकर छुट्टियां मनाने के लिए सामान पैक करके निकल पड़े। अब घर में बच्ची सिर्फ विमला जी, जो कि
भी अकेले घर में रह गई थी, परंतु फिर भी उनके मन में एक संतुष्टि थी कि चलो काम वाली बाई तो आ ही जाएगी तो उनका काम हल्का कर देगी। अभी सोच ही रही थी कि अचानक फोन की बेल बजी। उनकी बहू रिया ने कहा, मांझी काम वाली बाई कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाएगी। अभी उसका फोन आया था, उसका पति अचानक बीमार हो गया है और अस्पताल में भर्ती है, तो घर का सर काम आप ही देख लेना। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। इतने बड़े घर में सुषमा जी दोनों कुत्तों के साथ अकेली रह गई। वे कुत्तों से बहुत डरती थी, परंतु फिर भी उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दोनों कुत्ते अनजान चेहरा देखकर बेकाबू होते जा रहे थे और जोर जोर से भौंक रहे थे। वे दोनों विमला जी को तंग कर रहे थे। पूरे घर में उधम मचा कर रखा हुआ था। जिस प्रकार से उनकी बहू ने उन्हें खाना देने को कहा था, वे इस तरह से उन्हें खाना खिलाने लगी। फिर धीरे धीरे दोनों कुत्तों से उनकी दोस्ती होने लगी और कुछ ही दोनों में वे दोनों उनकी सारी बात मानने लगे और उनके साथ घुल मिल गए। शाम के समय सुषमा जी थोड़ी देर के लिए कुत्तों को टहलने के लिए बाहर ले जाती थी। धीरे धीरे सोसाइटी के बहुत से लोगों के साथ उनकी जान पहचान हो गई। वे कभी कभी उन लोगों को अपने हाथ का बना हुआ अचार भी छोटे छोटे डिब्बों में डालकर दे देती थी। जब सोसाइटी के लोगों ने उनके अचार का स्वाद रखा तो सब लोगों ने उनके अचार की बहुत तारीफ की। यहाँ की उनके अचार की मांग होने लगी, परंतु सुषमा जी अपने बेटे के डर से अचार नहीं बना सकती थी। एक दिन जब विमला जी अपने कुत्तों को घुमाकर लिफ्ट से ऊपर की ओर जा रही थी और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि बाहर फर्श पर एक खूबसूरत सी पोटली पड़ी थी। उन्हें लगा कि शायद इसमें कोई कीमती चीज हो सकती है जो किसी के हाथ से गलती से गिर गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने उसे पोटली को उठाया और जब घर जाकर पोटली खोलकर देखा तो उसमें सोने के जेवर थी। यह देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। फिर कुछ सोचकर उन्होंने उसे पोटली को अपने पास ही रख लिया। अगले दिन सुबह उन्हें सोसाइटी में कुछ शोरगुल की आवाज आने लगी। शोर सुनकर विमला जी बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि एक लड़की फूट फूट कर रो रही थी और उसकी माँ उसे लगातार डांट रही थी। पूछने पर पता चला कि उसकी कुछ ही 2 दिनों में शादी है और उसने अपने सोने के गहने पता नहीं कहाँ पर रख दिए हैं। यह सुनकर विमला जी उस लड़की के पास गई और उससे पूछने लगी कि तुम्हारे जेवर किस चीज में रखे थे, तो उसने बताया कि वो एक पोटली में रखे थे। या सुनकर विमला जी तुरंत अपने फ्लैट में गई और थोड़ी ही देर में वह पोटली लेकर आ गई और उसे देते हुए बोली कि बेटा, यह पोटली मुझे लिफ्ट के बाहर गिरी हुई मिली थी, तो मैंने इसे अपने पास सुरक्षित रख लिया था ताकि यह जिसकी अमानत है मैं उसके हाथों में सौंप सकूं। अब अपनी इस अमानत को संभल कर रखना। विमला जी की इस सरलता और समझदारी पर सोसाइटी के सभी लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। अब तो उन्हें यहाँ भी बहुत अच्छा मान सम्मान दिया जाने लगा। लोग उन्हें कई कहकर बुलाने लगे, जैसे कि उन्हें गांव में बुलाया जाता था। एक दिन सोसाइटी में एक मीटिंग रखी गई। अपने बेटे और बहू की तरफ से विमला जी उस मीटिंग को अटेंड करने चली गई। मीटिंग में सभी को यह जानकारी दी गई कि उनकी सोसाइटी में खाना बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और जो भी लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं वह इसमें भाग ले सकते हैं। बस फिर क्या था, सोसाइटी के बहुत से लोगों ने उसे प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन विमला जी सारी बातें सुनती हुई चुपचाप बैठी रही। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी सोसाइटी वालों ने कहा, अरे कहीं आप तो बहुत अच्छा अचार बनती हैं, तो क्यों ना आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को 2 लाख रुपए की इनाम की राशि दी जाएगी। सोसाइटी की सभी लोगों के आग्रह किया जाने पर विमला जी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए उन्होंने अचार बनाना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने प्रतियोगिता में एक से एक तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और विमला जी ने कई प्रकार के स्वादिष्ट अचार बनाकर प्रस्तुत किया। सभी लोगों के व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन विमला जी के अचार का कोई मुकाबला नहीं कर पाया। फलस्वरूप विमला जी उसे प्रतियोगिता को जीत गई। घर लौटते हुए विमला जी सोचने लगी कि आज का दिन उनके लिए कितना भाग्यशाली है। आज ही उन्होंने सभी प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए जीते हैं और आज ही उनके बेटा बहू छुट्टियां मानकर घर वापस लौट रहे हैं। जैसे ही बच्चे घर आएंगे मैं उन्हें अपनी प्रतियोगिता जीतने के बड़ी खबर करूंगी और उन्हें सरप्राइज दूंगी। परंतु जिस समय विमला जी घर पहुंचकर अंदर गई, उसके तुरंत बाद आकाश अपनी पत्नी और बच्चे के
साथ घर पहुंच गया। जैसे ही उन लोगों ने घर में कदम रखा तो घर की हालात देखकर दोनों बेटा बहू आग बगुला हो गई। उन्होंने देखा कि पूरा घर उथल पुथल हुआ पड़ा था। उनके दोनों कुत्तों ने उनके घर के पर्दे फाड़ दिए थे और घर में इधर उधर छल कूद कर रहे थे। उन्होंने घर की कुछ कीमती चीजों को भी तोड़ दिया था। यह सब देखकर रिया अपनी सासू माँ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, माँ जी थोड़े दोनों के लिए भी आप घर नहीं संभल पाई, इतनी लापरवाह कैसी हो शक्ति करती है आप, जरा देखिए तो पूरे घर को जंगल बनाकर रख दिया। मैंने सोसाइटी में खाना बनाने की प्रतियोगिता में भाग लिया था, इसलिए पीछे से कुत्तों ने यह हाल कर दिया। देखो तो मैंने प्रतियोगिता में अचार बनाकर 2 लाख रुपए का इनाम जीता है। तभी आकाश बोला, आपने यहाँ भी ये तमाशा करना शुरू कर दिया, गलती हमारी ही थी जो हमने घर के जिम्मेदारी आपको सौंप दी। ऐसा बोलते हुए वे दोनों पर भड़कती हुए अपने कमरे में चले गए। बेटे बहू की बात सुनकर विमला जी हैरान रह गई। प्रतियोगिता जीतने की खुशी वहीं की वहीं धारी रह गई। बेटे बहू की तीखी बातें उनके कानों में लगातार गूंजता जा रही थी। वे रात भर सो ना सकी और अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और तुरंत रेलवे स्टेशन की ओर चली गई। तभी उनकी बहू ने देखा उनकी सासू माँ कमरे से गायब है। वे दोनों उन्हें खोजना लगे और आकाश ने जल्दी से अपनी माँ को फोन किया, माँ आप सुबह सुबह कहाँ चली गई है, पता है हम कितने परेशान हो गए थे। बेटा अब मैं अपने घर जा रही हूँ और ट्रेन में बैठ चुकी हूँ जहाँ मेरे इज्जत और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकूं। मैंने तो तुम्हारे घर को अपना माना था, लेकिन तुम लोगों की नजरों में मेरी हैसियत शायद केवल एक नौकरानी की थी जिससे तुम काम भी करवाते थे और कड़वी बातें भी सुनाते थे। मकान बेचकर जो पैसे मिले थे वह तो मैंने तुम्हारे नाम पर पहले ही कर दिए थे। प्रतियोगिता में जीते हुए पैसे भी मैंने अलमारी में रख दिए हैं, तुम उठा लेना। इतना कहते हुए विमला जी ने फोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी। गांव का मकान तो उन्होंने पहले ही बेच दिया था, लेकिन अब वह अपने अचार की फैक्ट्री में ही बने कमरे में रहने लगी और अपनी फैक्ट्री में व्यस्त हो गई। उन्होंने अपने अचार के काम को और आगे बढ़ाया। अचार की फैक्ट्री शुरू किए हुए आज उन्हें 32 साल हो चुके थे। कुछ दिन बिताने के बाद उनके पास एक सरकारी लेटर आया जिसमें लिखा था कि अब उन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। कुछ ही दोनों में विमला जी को उनके द्वारा की गई समाज सेवा के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया और खूब सम्मानित किया गया। अगले दिन अखबार में भी यह खबर छपी और यह बात विमला जी के बेटे तक भी पहुंच गई। उनके बेटा बहू अपनी मां के पास गांव में पहुंचे। उनकी बहू रिया ने उनके पैरों में गिरकर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी तो आकाश कहने, मां मैंने हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोका, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया। ऐसा कहते हुए अमित लेटी हुए विमला जी के पैरों पर गिर गया। यह देखकर विमला जी की आंखें भर आई और बोली, बेटा तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, मेरे लिए तुम मेरे छोटे बच्चे ही रहोगे। ऐसा कहती हुए विमला जी ने अपने बेटे बहू को गले से लगा लिया। आज माँ और बेटे के बीच की सारी कड़वाहट दूर हो गई थी। उनकी बातें सुनकर फैक्ट्री में उपस्थित सभी लोगों की आंखें भर आई। आज विमला जी का बेटा उन्हें वापस मिल चुका था। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।